हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। और जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं करा है जल्दी से पार्ट फर्स्ट कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर भी है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी को साथ साथ पढ़ते रहना ताकि एंड में कोई बर्डन ना पड़े। मैं आपको सारे एमसीक्यूज, सारे ट्रू फॉल्स, मैथ्स कॉलम हो गया, पिक्चर बेस सब करा दूंगी ताकि एंड पे आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। लेकिन आप हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, और जल्दी जल्दी लाइक भी करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे रहना जाए। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, और आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आप पूछेंगे मैम रेजोल्यूशन क्या चीज है, तो याद रखना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो बना था, ये किस चीज के लिए बना था? इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बना था। ये बेटा याद रखना, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक ऐसी पॉलिसी बनी थी जिसके अंदर हम इंडस्ट्री को क्या कर रहे थे, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। और ये कब बनी थी, ये आपको 1 मार्क्स में भी याद रखना है, 1956 में बनी थी। तो इसमें अब काम क्या था, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए किसने डिक्लेयर करा था, ये डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट था। कब? 1956 में, ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए बेटा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना था 1956 में, इसको इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसकी? इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा था? गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक सेक्टर। कि उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट करने में, ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो सके। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ज्यादा से ज्यादा आपकी इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया था? एक्सप्लॉइट कर दिया था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सारा का सारा एक्सप्लॉइट कर दिया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में बना था, उसमें एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा था? गवर्नमेंट रोल प्ले कर रहा था। क्या चीज? डेवलप करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। अब क्या कर रहा था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज असेंशियल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूरी क्यों है? फॉर डिवाइसिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए जरूरी है बेटा ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंडस्ट्री के अंदर प्रोसीजर्स, मेथड, ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? मेथड, प्रिंसिपल्स हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के अंदर क्रिएट कर सके। ठीक है, अब देखिए क्या है, आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में थी, इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस। देखिए हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, 15 ऑफ अगस्त। तो ये बात बोल रहे हैं जो 1948 में उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना था, उसमें इंडियन इकोनॉमी ने ज्यादा से ज्यादा फेस करे थी क्या चेंजेस? हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस, विच नेसेसिटेटेड द नीड ऑफ अ फ्रेश, जिसके कारण क्या जरूरी था? हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर दी कंट्री जो थी उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए। समझ रहे हो? उसकी हेल्प करें, जो कि गवर्नमेंट हेल्प करे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो सके। इसलिए क्या चीज हुई, जब जरूरत पड़ी चेंजेस लाने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, तो 30 अप्रैल 1956 में अ सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर आपसे पूछे रेजोल्यूशन कब बना था, तो बेटा जी वो बना था 1948 में, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी में ने फेस किया था ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसलिए एक फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत पड़ी, जो कि बनी है 30 अप्रैल 1956 में, जिसको कहा गया अ सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन इंडिया, व्हिच आल्सो फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जिसने क्या चीज भी बना दी? सेकंड 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान हमेशा 5 साल के लिए होता है, जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो दी 1956 पॉलिसी एम्फेसाइज्ड द नीड टू एक्सपेंड द पब्लिक सेक्टर। अब 1956 की जो बेटा पॉलिसी थी, उसने ज्यादा से ज्यादा क्या चीज करी? ये चीज बताया कि नीड है हमारी कंट्री के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करें? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है इंक्रीज करें।
आई होप आपको ये चीज समझ आए। अगर कोई भी आपसे पूछे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब बना था 1958 में, फिर सेकंड कब बना था 30 अप्रैल 1956। 1948 के अंदर हमारी इकोनॉमी ने फेस करा था कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस, इसलिए सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना था, जो कब बना था 30 अप्रैल 1956। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है बेटा। अब देखिए प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आईपीआर ही होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। उसके अंदर क्या चीज है, अब बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तीन पार्ट में इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर दिया, जिसके अंदर शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर दिया। अब बेटा पहला देख लीजिएगा शेड्यूल ए, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली रन, ओन्ड का मतलब होता है बेटा रन, ठीक है। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री, जो कौन चला रहा था, स्टेट, और जहां भी स्टेट की बात हो तो बेटा जी हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री, जो कौन रन कर रहा था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करा गया बेटा, जैसे कि आर्म्स और एम्यूनेशन। देखिए आर्म्स क्या होती है बेटा, वेपन्स यूज करा जाता है, ठीक है, और एम्यूनेशन क्या हो गई, बुलेट, जैसे कोई गन यूज करी जा रही है उसके अंदर बुलेट जो यूज करी जा रही है, ठीक है। तो 17 इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी हो गई जो जरूरी है, आर्म्स और एम्यूनेशन। एटॉमिक एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करी जाती है, सच एज न्यूक्लियर पावर जिसको बोलते हैं। हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, वो सब हैवी और कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी बेटा। और एयरक्राफ्ट आप जानते हुए एरोप्लेन के पार्ट्स बनाना, ऑयल हो गई, रेलवे हो गई, शिपिंग हो गई, वो सारी इंडस्ट्रीज किस में इंक्लूड हो गई, 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज, जिसको कौन रन कर रहा था, आपको याद रखना है, इसको आपकी स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही थी। तो शेड्यूल ए में फर्स्ट कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्री आई जो कौन रन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा था। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से मेरे साथ साथ बोलिए, आपको लर्न हो जाएगा। शेड्यूल ए में क्या चीज होगा, फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्री आएगी जिसको कौन रन कर रहा था, स्टेट रन कर रहा था। और वो कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज थी। मेनली कौन कौन सी इंडस्ट्री थी, आर्म्स जो मैंने आपको बताया है, ये किसके लिए, वेपन यूज करना, ठीक है, जो कि लड़ाई में यूज होता है, ठीक है, वॉर्स में यूज होता है। एम्यूनेशन क्या चीज हो गई, आपकी बुलेट, याद रखना ये बुलेट, ठीक है। फिर एटॉमिक एनर्जी हो गई, मैंने आपको बता दिया क्या हो गया इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर की यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। हैवी और कोर इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने आपको बता दिया, सीमेंट हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, एयरक्राफ्ट मैंने बता दिया, पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन हो गया, ठीक है, मशीन्स हो गया, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये 17 इंडस्ट्रीज के अंदर आएगी। अब शेड्यूल बी में चलेंगे। इन दिस शेड्यूल अब कितनी इंडस्ट्रीज आ गई, 12 इंडस्ट्रीज ले ली गई, विच वर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। इसको भी कौन चला रहा था बेटा, स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी, ठीक है। द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, इनिशिएटिव लिया इन इंडस्ट्री को सेटअप करवाने के लिए। एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ कौन काम कर रहा था, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी किसके साथ काम कर रहा था, इनिशिएटिव दे रहा था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दिस शेड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज। अब इसके अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आएगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे क्या चीज करना, डायमंड बनाना, कोल बनाना, ठीक है, मशीन टूल हो गए, मशीन टूल जानते होंगे, इक्विपमेंट्स बनाना, मशीन के टूल्स, पार्ट्स बनाना, फर्टिलाइजर्स हो गया ताकि हमारी क्रॉप प्रोटेक्टेड रहे। तो अब याद रखना, अब मैं आपसे पूछूंगी शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री थी, स्टेट चला रही थी, स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी, 17 इंडस्ट्रीज थी। और कौन सी इंडस्ट्री थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन और एटॉमिक एनर्जी हो गया, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, रेलवे हो गया। अब शेड्यूल बी में पूछूंगी तो सीधा क्या बताओगे, मैम इसको भी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है और इसके अंदर जी 12 इंडस्ट्रीज हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आप साथ साथ ये भी याद रखना, शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी आप बताएंगे, एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्री, मैम मशीन हो गया, मशीन टूल हो गया और फर्टिलाइजर, मशीन टूल हो गया और फर्टिलाइजर। अब देखिए अपना शेड्यूल 3 में देखते हैं हम क्या चीज है। शेड्यूल सी में क्या है या 3 में, दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री। अब बाकी भैया 17 इंडस्ट्रीज ए में, बी में 12 इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्रीज। अब बची हुई जी भाई किस में चली जाएगी, शेड्यूल सी में, विच वर टू बी पुट इन दी, किस में डाल दिया जाएगा, याद रखें शेड्यूल सी में स्टेट का कोई काम नहीं है, किस में डाल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर। बट इसके अंदर क्या होगा, स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट
एनकरेज करेगी और फैसिलिटेट करेगी किस चीज के लिए, ताकि इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके। दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल, देखिए बेटा याद रखना, इस इंडस्ट्रीज को रिमेनिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगी, जो प्राइवेट सेक्टर लगाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, थ्रू आ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। इन सब इंडस्ट्रीज को लाइसेंस प्रोवाइड करके एनफोर्स अंडर, किसके अंदर एनफोर्स अंडर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। किसके अंडर शेड्यूल ए में सी में आया आपका, ये बना है थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस, यानी प्राइवेट सेक्टर को शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो किस में आया, कौन से एक्ट में आया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में। बाकी दोनों इंडस्ट्रीज को कौन चला रहा है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब छोटा सा आपके सामने चार्ट भी है, ठीक है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इसके अंदर, एक छोटा सा कंक्लूजन टाइप है। शेड्यूल ए कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्री, जो कौन रन कर रहा है भाई, हमारा गवर्नमेंट। फिर है आपका कंप्राइजेस ऑफ 12 इंडस्ट्रीज, प्रोग्रेसिवली कौन चला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। अब शेड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर, पर कंट्रोल्ड कौन कर रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट। कैसे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से अंडर द एक्ट, कौन सा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई हो। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। फिर आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री है हमारी ये इसके अंदर, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में जल्दी से आ जाते हैं। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर क्या चीज होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आपका पहला है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर क्या आएगा, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस। अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी was to encourage industry in backward region of the country। देखिए लाइसेंसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, उनका मेन पॉलिसी कह लीजिए या मेन आइडिया क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री के अंदर लगे। दिस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, ताकि जैसे अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्री होती है वैसे रूरल एरियाज में भी हो और रीजनल इक्वालिटी हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, इक्वालिटी होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेदर इट मे बी अ रिच पुअर और मिडिल। ठीक है, तो रीजनल के रीजन के अंदर एक इक्वालिटी जनरेट हो जाए। अ लाइसेंस वाज नीडेड ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंडस्ट्रीज। जब कोई न्यू इंडस्ट्री खोलेगा तभी उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, बट ऑल्सो फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। जो पहले से चल रही है अगर उनको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्सपेंड करना है प्रोडक्शन को, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस वाज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रॉ मटेरियल टू डिफरेंट यूजेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या चीज अच्छे से यूज कर सके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो सके डिफरेंट यूजेस के लिए। द फोकस वाज टू प्रमोट, मेन फोकस क्या था बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने का, मेन फोकस था प्रमोट सोसाइटी का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। देखिए बेटा, जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज लगा रहा था तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज लगा दें, और उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ा था गवर्नमेंट से। ठीक है, और अगर जो पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो भी उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज कर सके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल का डिफरेंट यूज कर सके, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन सके, और फोकस क्या था, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर हो सके और रीजनल इक्वालिटी हो सके रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। चलिए फिर आगे देखिए, फिर है आपका इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब भाई इंडस्ट्री के अंदर कंसेशन क्या मिला, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो थे आपके प्राइवेट यानी ओनर्स जो थे, वर ऑफर मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब भाई वो आप पूछोगे मैम इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या थे, फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। अब ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्री बना दो, अब हम आपको, गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कंसेशन भी देंगे भाई अगर आप इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में लगाते हैं। और वो कंसेशन क्या था बेटा, याद रखना, टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या चीज है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर समटाइम्स। समटाइम्स के लिए उनको क्या कह दिया जाए, कुछ समय के लिए भाई आप टैक्स मत पे कीजिए। एंड सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी में उनको डिस्काउंट मिलेगा।
समझ रहे हो? सब्सिडाइज का मतलब होता है डिस्काउंट प्रोवाइड करना, सस्ते में पावर सप्लाई कर देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी देना। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। देखिए, जैसे कि पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, ऐसे ही इंडस्ट्रियल कंसेशन का मेन मोटिव क्या था? रीजन के अंदर इक्वालिटी हो, बैकवर्ड रीजन भी बेटा थोड़ा सा और अच्छा बन सके, वहां इंडस्ट्री लगेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? उनको भी फैसिलिटीज अच्छी मिल पाएगी, ठीक है बेटा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल पाएगी बैकवर्ड रीजन रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है बेटा जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जाने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। मैंने सारे नोट्स संदीप गर्ग और आपकी TR जैन के अंदर से बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे नोट्स हैंगे। और बेटा हमें ज्यादा से ज्यादा ये फोकस नहीं करना है कि हम चैप्टर में इररिलेवेंट भी पढ़ें, कि हम एक्सेस में कोई भी चीज करते जाएं और वो बोर्ड एग्जाम से बाहर आए। मैंने आपके लिए, आप चाहे मैच करना 2024 का सिलेबस जो आपके बुक के अंदर है, उसी में से सारे नोट्स बने हुए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक या ये चीज नहीं, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम के लिए इसके अंदर एनफ टॉपिक है, सब चीज मैंने कराई हुई है। अगर आप ये कर लें तो आपके फुल मार्क्स की गारंटी मेरी है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और मैं पहले से पहले ही आपको सारे ही MCQs हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, सारे क्वेश्चन पहले ही करा के रख रही हूँ, ताकि आपके पास बर्डन ना पड़े। लेकिन इन वीडियोस को अच्छे से देखना, क्योंकि बच्चों का मेन स्ट्रेस का कारण इंडियन इकोनॉमी ही होती है, ठीक है बेटा। ये लाइक हिस्ट्री है, आपको लर्न करना है, अच्छे से लिख लिख के लर्न करना है इसको, क्योंकि बच्चे जितनी बार लर्न करते हैं उतनी बार भूलते रहते हैं इसको। चलिए हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मेनली कहा जाता है, ये प्रमोट करी जाती है किस चीज के लिए बेटा? ये प्रमोट करी जाती है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए। इक्विटी क्या होता है? मैंने जैसे बताया, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रीजनल इक्वालिटी हो, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है। अब टू मेजर डायमेंशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला है, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए दो टाइप की इंडस्ट्री बनाई जाती है। वो कौन कौन सी है? ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, वो लार्ज स्केल के अंदर आएगा। कोई भी पूछे ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे होगी? जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनेगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बनेगी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बनेगी, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इनका मेन काम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते हैं, और वो क्या है, किस में आएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। अब आ जाइए ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा जी। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्या जनरेट करती है? एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट इक्विटी, दैट इज सोशल जस्टिस इन दी सोसाइटी, ठीक है। सोशल का मतलब क्या चीज हो गया? सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जस्टिस क्रिएट करती है, एवरीवन, हर पर्सन को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, किसके अंदर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिलेट टू क्या? अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वेयरएज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विद सोशल जस्टिस। चलिए अब देखते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्या था मीनिंग? देखिए, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रेजेंटली क्या कर रहा है? डिफाइंड एज अ यूनिट हैविंग अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़ विद अ टर्न ओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। देखिए, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए, किसी भी यूनिट को, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की यूनिट लगाने के लिए कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी पर्सन को? लेस देन ₹10 करोड़ से नीचे, ठीक है, समझ गए। विद अ टर्नओवर, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन 50 करोड़, लेस देन 50 करोड़ से नीचे। और 10 करोड़ से नीचे क्या चीज करेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अर्लियर, अब बहुत टाइम पहले की बात कर रहे हैं, अर्लियर इट वॉज डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड कितना? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वही अमाउंट कितने का है बेटा? 10 करोड़ से नीचे का। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग 1951, देखिए जब प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। देखिए पहले के टाइम में क्या था? 1951 जब हमारा प्लानिंग स्टार्ट हुई थी तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी नहीं होनी चाहिए? 5 लाख से ज्यादा स्मॉल स्केल यूनिट खोलने के लिए। फिर क्या चीज हुई? उसके बाद क्या चीज हुई? 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए लिमिट, और आज के टाइम में 10 करोड़ से नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़, आज का याद रखना, ठीक है। अब एक चीज है ओरिजिन।
ओरिजिन कैसे हुआ? द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, मोस्टली रूरल डेवलपमेंट ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, वॉज अंडरलाइंड बाय, कहाँ से खुली? कार्वे कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड। कार्वे कमेटी ने क्या चीज करा? प्रमोट करा रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। याद रखना कौन सी कमेटी? कार्वे कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। इसको बोला जाता है विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। कब बनी थी? 1955 में। 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। कब बनी थी? 1955 में। इट अंडरलाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात बोल रहे हैं, इसने बताया था, जो आपकी कार्वे कमेटी थी जिसको विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बोल रहे हैं, इसने इंपॉर्टेंस बताई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इन टर्म्स ऑफ देयर, किसके साथ? 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। 3 फीचर्स बताए थे। कैसे? देखिए, पहला देखिए, हाईलाइट इट्स रोल और इम्पोर्टेंस। पहला क्या चीज है? क्या हाईलाइट कर रहा है बेटा? 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 3 टिपिकल फीचर्स बताए हैं एसएसआई के जो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? रोल एंड इम्पोर्टेंस। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आपको कोई भी रोल और इम्पोर्टेंस बोले तो ये होंगे। पहला, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। देखिए बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर एलआईटी जिसको बोलते हैं, जिसमें लेबर इज यूज्ड मोर देन दी मशीन्स, ठीक है। और आपकी कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है? जहाँ पे मशीन यूज करी जाती है मोर देन लेबर। लेकिन हमारा इंडिया क्या चीज है? इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है। क्यों? लेबर इज इन अबंडेंस अमाउंट। लेबर इतनी ज्यादा मासिव रोल में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, हमारे इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके हमारी इकोनॉमी में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे मशीन इज यूज्ड मोर देन दी लेबर, और लेबर इंटेंसिव कौन सी हो गई? जहाँ पे क्या यूज करे जा रहे हैं बेटा? लेबर, ठीक है। अब टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, आउटपुट जनरेट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। मशीन से ज्यादा क्या यूज करेंगे? लेबर। लेबर इज यूज्ड मोर देन दी मशीन, ठीक है बेटा। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज हो, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो लेबर इज यूज्ड मोर देन दी मशीन्स। whereas a large scale industry on the other hand use more of capital, मशीन ज्यादा यूज होंगी देन दी लेबर, ठीक है बेटा। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम दी ब्रिटिश। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम दी ब्रिटिश विच वॉज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे इंडिया पे, उसने सारी चीजें एक्सप्लॉइट कर दी थी, तो हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डाइड इकोनॉमी बोला जाता है। इनहेरिटेड, ऑलमोस्ट डाइड, जिसके अंदर इंडस्ट्रियों का नामो निशान मिट गया था। बिकॉज ऑफ व्हाट? कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। क्योंकि हमारे पास क्या था? ब्रिटिश जब रूल कर रहा, कैश की कमी थी, इंडस्ट्री कभी अपडेट हुई नहीं, इंडस्ट्री कभी अच्छी बनी नहीं, तो हमारे पास क्या थी? कैश की कमी, कैश डेफिशिएंट इकोनॉमी, ऑलमोस्ट डाइड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। एंड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। देखिए बेटा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी अकॉर्डिंगली आर प्लानर्स, देखिए लेबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी जहां पे लेबर ज्यादा यूज हो रही है, अकॉर्डिंग टू आर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देनी है, तो ये बात क्या करें? फोकस करें ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए ये क्या चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसकी टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या रोल क्या है। तो इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट करते हुए बता दिया लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या है। तो हमारे प्लानर ने राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट की वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, ठीक है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, क्योंकि इसके अंदर लेबर इज यूज्ड मोर देन दी मशीन्स। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका SSI shows locational flexibility and is therefore equality oriented। equality oriented का मतलब होता है refers to inter regional equality। देखिए एक बात ध्यान से सुनना बेटा, SSI shows locational flexibility। SSI कहने का मतलब ये है
वही रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, वही प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ वहीं पे ही है। और ये इक्वालिटी ओरिएंटेड है, यानी इंटर रीजनल इक्वालिटी। ये रीजन के अंदर क्या करती है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी क्रिएट करती है। जैसे देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील और रोरकेला स्टील इज ऑफन established क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि आपकी भिलाई स्टील आपने सुना भी होगा, रोरकेला स्टील जो उड़ीसा के अंदर है, इज ऑफन established क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? अब इन दोनों इंडस्ट्रीज को जो लार्ज स्केल है, ये माइंड में रखता हुआ वहां इंडस्ट्री लगाइए जहां पे उसको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो सके। क्यों? बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब यही है प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे करना। तो इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेसेस लीडेड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर बहुत डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत दूरी पे रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, अवेलेबल, तो उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा लगेगी। वेयर एज एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, रॉ मटेरियल भी वहीं मिलेगा। इट इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। इक्वालिटी ओरिएंटेड है और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब ये क्या चीज होगा, रीजन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर देगी। जहां आपके रॉ मटेरियल बन रहे हैं वहीं आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक बैलेंस रीजन के अंदर क्रिएट कर देगा, जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी है, वहीं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, वही रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रही है। वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्या था, भिलाई स्टील हो गया, रोरकेला स्टील हो गई, ये ध्यान में रखते हुए वहां इंडस्ट्रीज लगाई गई जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। और नहीं तो अगर दूर से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा से ज्यादा ह्यूज आ जाएगा। फिर एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। देखिए, एसएसआई के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वेयर एज ये इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड क्या है, रेफर्स टू इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बार बार बताया, जहां भी इक्विटी का नाम आए तो उसका मतलब है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्शन होते हैं, रिच, मिडिल और पुअर। तीनों में क्या रहेगा, इक्वालिटी क्रिएट रहेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा, एसएसआई नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आपको मैंने बता दिया था कितनी नीडेड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, 1 करोड़ से नीचे। अकॉर्डिंगली डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये क्या चीज है, स्मॉल स्केल के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसमें ये कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक पावर, रेदर इट प्रमोट इक्वालिटी। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, रेदर इट प्रमोट इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या जनरेट करती है, इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड। इक्विटी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट मे बी अ रिच, पुअर और मिडिल, सबके लिए क्या चीज है, एम्प्लॉयमेंट एक समान है कि किसको भी जॉब करनी है तो क्या चीज है, वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा एसएसआई जनरेट करता है। कोई भी आकर के क्या चीज करे, एम्प्लॉयमेंट कोई भी आके जॉब कर सकता है। अब क्या चीज है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएसआई एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बेटा जी, एक बात आपको याद रखनी है, इसके अंदर रीजनल इक्वालिटी बार बार समझा रही हूँ, क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज है, हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्शन है, तो तीनों में ही क्या चीज होगा, अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर एक इक्विटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या प्रमोट करता है, इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। अब ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो एक इक्वालिटी बनी रहेगी तीनों सेक्शन के अंदर। ठीक है, पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीन का ज्यादा यूज होगा तो लेबर को इतना ज्यादा से ज्यादा वो नहीं रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं बेटा जी। अब है आगे आपका एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर, आपको आई होप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझ आया हो। अब है एग्रीकल्चर। अब देखिए, मैं पहले से ही आपको फर्स्ट चैप्टर से बोलती आ रही हूँ, नियरली 72% टू 75% ऑफ द पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर पहले के टाइम से। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है और मोस्ट ऑफ द पीपल पहले के टाइम में फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, और आज तो हर एक पेरेंट्स ये चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। और अब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए हैं, HYV सीड यूज करने लग गए हैं ताकि एग्रीकल्चर और अच्छा हो सके। तो चलिए हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में लैंड टेन्योर सिस्टम was characterized by intermediaries like zamindars who merely collected rent lagan from the actual
टिलर ऑफ द सॉइल। बेटा जी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक ये बना के बताया था, जिसके अंदर फर्स्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, और दूसरा था आपका जमींदार, जिसको हम लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और लास्ट में आपके थे कौन, टिलर्स और पीजेंट्स, जो लैंडलेस वर्कर्स थे, ठीक है बेटा। अब क्या कर रहे थे, जो जमींदार थे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था नहीं तो भैया हम आपको एग्रीकल्चर नहीं करने देंगे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे दीजिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करो, एक्सट्रैक्ट करो ज्यादा से ज्यादा, जितना काम करवा सकते हो आप अपने टिलर से। टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब कौन हो गया, लैंडलेस लेबर जो होगा, पीजेंट जो होगा, ठीक है। और लग्जरी कौन इंजॉय कर रहे थे, आपके जमींदार जो लैंडलॉर्ड हो। तो उस समय पे क्या चल रहा था, लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कौन थे, इंटरमीडियरीज, जमींदार, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर दिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट दे दिया और इनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा दिया। और इसके बाद क्या था, बाय इंटरमीडिएट्स लाइक जमींदार हु मियरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल। देखिए एक चीज मैं आपको और एक बात बता दूं, वो ये बात कह रहे थे कि वो लगान किससे नहीं लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वेयर एज उनको ज्यादा से ज्यादा किसको एक्सप्लॉइट करते थे, वो पीजेंट्स वगैरह को। ये लगान कभी भी कलेक्ट नहीं करते थे, किससे, ये याद रखना, पीजेंट से, सॉरी, ये कभी भी गवर्नमेंट से कभी भी रेंट कलेक्ट नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इंटरेस्ट था कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो क्रॉप बनी है उसका इन द फॉर्म ऑफ रेंट दे दे, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो क्रॉप वगैरह दे रहे हैं वो तो पैसा दे रहे थे, कभी भी उनसे कलेक्ट नहीं करा। वेयर एज इन्होंने एक्सप्लॉइट करा किसको, टिलर्स को, और टिलर्स को सिर्फ सर्वाइवल के लिए क्या दे रहे थे, अनाज, याद रखना, ठीक है, ये काम दे रहे थे। अब इन्होंने क्या करा था, ध्यान से सुनना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो सारी एक्सप्लॉइट कर दी थी। जो लोग वहां काम कर रहे थे वो किसके पास आ गए, आपके जमींदार के पास, कि हमें काम दे दो। अब ये काम करवाने के पीछे इनको क्या कर रहे थे, सिर्फ थोड़ा बहुत अनाज दे रहे थे, इनसे कोई रेंट नहीं ले रहे थे, कोई कुछ नहीं, बस अपने ही खेतों में अपने ही लैंड में ये काम करवा रहे थे, जिनका इनको सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत अनाज दे रहे थे। अब क्या था, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट गुड्स। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या था, जमींदार तो लग्जरी क्रिएट कर रहे थे, इन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या था, स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, बेकार हो रखा था एग्रीकल्चर, उसमें वो कोई भी पैसा नहीं लगा रहा था, जिसके कारण एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी थी और फोर्स कर रहे थे इंडिया को कि अब क्या चीज था, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फोर्स हुआ, जिसमें इंडिया इंपोर्ट करवा रहा था फूड, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर होने के कारण तो क्या चीज हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड। अब हमें तो पता है एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अच्छा माना जाता है हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। जैसे विद अप्रोक्सीमेटली जो मैंने आपको बताया 70 to 75% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले के टाइम में 70 to 75% पीपल एंगेज थे एग्रीकल्चर में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जैसे आपका बना है उसके अंदर प्लानिंग कमीशन ने क्या करा, फोकस करा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, रादर देन कि इंपोर्ट करवाया जाए गुड्स, कहाँ से, अमेरिका से। आई होप आपको समझ आया हो ये चीज, ठीक है बेटा। अब चलें आगे, फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। भाई अब फीचर्स और प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर की, लो प्रोडक्टिविटी। पहले एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ही नहीं होता, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। क्यों, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। लोगों के पास बेटे पढ़े लिखे नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तो स्टैग्नेशन होता है पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ, ठीक है। स्लो ग्रोथ एग्रीकल्चर की या फिर बेटा जी नो ग्रोथ, ठीक है। तो इसके कारण क्या था, लैक ऑफ नॉलेज ना होने के कारण हमारी प्रोडक्शन लेवल या तो स्टैग्नेंट था, स्टैग्नेंट पीरियड ऑफ नो ग्रोथ या स्लो ग्रोथ। अब नेक्स्ट क्या था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जांपल बहुत अच्छा देती हूँ कि जैसे कोई एग्रीकल्चर किसी लैंड पे कर रहा है और वहां जरूरत तो 2 जनों की है, 2% की जरूरत है और वहां काम कर रहे हैं 8, तो जिसमें से 2% तो काम कर सकते हैं, वहां 8 का कोई काम नहीं है। 6 क्या हुए आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके काम की जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या चीज है, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा उस खेत पे, उस लैंड पे काम कर रहे हैं। देयर आर वेरी हाई
इंसिडेंट्स ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ड्यूरिंग 1950 से 1990। बेटा 1950 से 1990 में, 1950 से 1990 का वो टाइम पीरियड है जहां पे लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थे। किसी खेत पे जरूरत तो 2 जनों की है, 4 जनों की, और वहां पे 15-15 जने काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे इतना ज्यादा था, और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जिसके कारण क्या था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बस ये शो करा जा रहा था कि वो काम कर रहे हैं, हालांकि बाकी क्या थे, अगर 5 की जरूरत है 15 काम कर रहे हैं, 10 क्या थे, अनएम्प्लॉयड, जिसको वो नाम दिया जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। थर्ड है आपका हाई डिपेंडेंसी और रेनफॉल। पहले इरिगेशन फैसिलिटी तो थी नहीं, तो अच्छी फसल कब होगी, जब रेनफॉल अच्छा होगा। तो बोल रहे हैं ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स फार्मर डिपेंडेंट लार्जली ऑन, टेक्निक बहुत अच्छी नहीं थी एग्रीकल्चर के अंदर, तो फार्मर्स किस पे डिपेंड था, लार्जली किस पे, रेनफॉल पे। देयर वॉज अ मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर डेट रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल। जिस ईयर में बेटा रेन सबसे कम पड़ेगी उसमें ग्रोथ सबसे मिनिमम होगी, प्रोडक्शन सबसे कम होगा। तो फार्मर्स किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस सर्वाइवल, सिर्फ फार्मिंग किस चीज के लिए करी जा रही थी, सर्वाइवल के लिए। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर ओन यूज, यानी अपने सर्वाइवल के लिए क्रॉप बनाना, विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड, यानी प्रॉफिट के लिए कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा था। देयर वर ऑल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग जितनी भी फार्मिंग कर रहे थे बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे थे, यानी जितने भी क्रॉप बना रहे थे वो खुद के सर्वाइवल के लिए बना रहे थे, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए कैश क्रॉप हो ही नहीं पा रही थी। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे। फिर है आपका आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है फिर एग्रीकल्चर की या फीचर्स हैं, तो आप अच्छी तरीके से करना। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो भी ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड, आउटडेटेड थी। देयर वर मेनी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही थी। एंड हार्वेस्टिंग मशीन, देखिए बेटा हार्वेस्टिंग मशीन भी आपने देखा भी होगा, ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन होती है, ठीक है, तो वो हार्वेस्टिंग मशीन हम बोलते हैं। तो वो भी क्या थी, ओल्ड थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेकार थी, तो हार्वेस्टिंग वॉज जनरली डन मैन्युअली। अब किससे हो रही थी हार्वेस्टिंग, पहले के टाइम में क्या थी, मैन्युअली। मैन्युअली जानते हो, अपने हाथों से ही हार्वेस्टिंग करी जा रही थी। पहले के टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं। अब तो क्या चीज़ है, थ्रेशर्स हो गया आपका, ठीक है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है उसको हार्वेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो पहले के टाइम में तो इतनी मैन्युअली करी जा रही थी, विच वॉज टीडियस। वो क्या था, बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्निक थी, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बहुत ओल्ड टेक्निक, बैकवर्ड टेक्निक इसको ये बोलते हैं। अब एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। अब कन्फ्लिक्ट, लड़ाई थी किनके बीच में, टीनेंट और लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन हो गए, जमींदार। टीनेंट कौन हो गए, लैंडलेस वर्कर्स। क्या लड़ाई थी, फार्मर्स वाज ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब फार्मर्स एक पार्ट थे किसके, क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के, डेट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। जो किस पे बाउंड थे, वो फार्मर्स जो थे कॉन्ट्रैक्ट में एक बाउंड थे, किसके, लैंडलॉर्ड्स के। क्या, लैंडलॉर्ड यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा वो क्या करते थे, इंटरेस्ट पे फार्मर्स को पैसा दे देंगे और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करते थे, जिनकी वजह से जो फार्मर थे वो गुलाम बन के रह जाते थे, किसके, लैंडलॉर्ड्स के, फ्रॉम फार्मर्स, एंड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर नेसेसिटीज। डिप्राइव्ड का मतलब उनको वंचित रखना, वंचित का मतलब होता है डिप्राइव्ड, उनको नेसेसिटीज क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिल पाता था। और सबसे ज्यादा इसमें हम फूड की बात करें, डिप्राइव्ड का मतलब है कमी होना, किस चीज की, नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथ, इन सब की। तो क्या चीज था, वो इंटरेस्ट ही देते रह जाते थे जब वो क्या करते थे, जमींदार से पैसा उधार ले लेते थे, और जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा उनसे काम करवाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कैसे करते थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेके, और जो वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल भी नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कमी रहती थी उनके पास नेसेसिटीज़ की। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम। अब है आपका नेक्स्ट है आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग देखिए क्या था, मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर्स वर स्मॉल। लोगों को जिस लैंड पे काम करवाया जा रहा था फार्मर्स को, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावटें इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो अब स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या थे बेटा, हिंड्रेंस थे, रुकावटें थे इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, एज फार्मिंग कैन बी कैरिड आउट बाय ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि फार्मिंग किससे करी जा सकती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब लेबर इज यूज मोर देन द मशीन, दैट इज यूज ऑफ मशीन बिकम डिफिकल्ट। स्मॉल लैंड होगा तो मशीन क्या होगी, क्या चीज हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। मोर ओवर farmers use their produce which is obviously less due to small holding। अब farmers
क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और जो कि कम बन के आ रहा है किस वजह से, बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग्स, क्योंकि उनके पास छोटा ही लैंड है जिसपे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसपे क्रॉप बो रहे हैं, मोर देन ऑफ देयर ओन यूज रेदर देन फॉर सेल। तो वो ज्यादा से ज्यादा जो अनाज बना रहे हैं, जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, खुद के सर्वाइवल के लिए यूज कर रहे हैं, अपने खुद के यूज के लिए, रेदर देन फॉर सेल इन द मार्केट। अब लैंड इतना बड़ा है ही नहीं जिसपे क्रॉप ग्रोन करे, तो वो क्या चीज है, अपने सर्वाइवल के लिए यूज हो रही है रेदर देन फॉर द मार्केट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो बेटा ये चीज, ठीक है। अब है आपका इन व्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द प्लानर इन इंडिया। प्लानर इन इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस करा, अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स होते हैं बेटा जी चेंजेस लाना, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में चेंजेस लाना। और किसने प्लान करा, प्लानर ने, प्लानिंग कमीशन ने। विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, फर्स्ट लैंड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना एग्जाम के लिए। लैंड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म्स होते हैं चेंजेस इकोनॉमी में लाना। सेकेंड है टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आना। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज रिफॉर्म। अब देखिए लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लैंड में चेंजेस लेकर के आना। लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स को ही हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बोलते हैं। देखिए लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मेन एम था कि इनइक्वालिटी को खत्म करना इंडियन एग्रीकल्चर से। कैसे, पहला एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स होते हैं आपके बिचौलिया जिसको बोला जाता है, और एबॉलिशन का मतलब है रिमूवल। अब मैंने आपको एक वो बताया था जिसके अंदर बीच में क्या कौन थे, जमींदार्स, और पहले कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और एंड में कौन थे, आपके पीजेंट। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको रिमूव कर दिया गया है। इंटरमीडिएट्स होते हैं एजेंट, और एबॉलिशन होता है रिमूव। यहाँ पे लिख भी लेना बेटा, रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब क्या था, इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबॉलिश व्हाट, इंटरमीडियरीज। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लेके रिमूव करें, भाई हम एजेंट ब्रोकर्स को बीच में से हटा दो जी। एंड टू मेक टिलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। अब ये बेचारे जो टिलर्स और पीजेंट थे इनको ओनर ऑफ लैंड बनाया जाए, ठीक है बेटा। The ownership right granted to tenants gave them the incentives. Incentive क्या होते हैं, benefit, ठीक है बेटा जी। The ownership right granted to tenants, जब ओनरशिप राइट दिया गया, ओनर बनाया गया लैंड का, किसको, टेनेंट्स को, उनको इंसेंटिव्स मिला, बेनिफिट मिला कि वो इंक्रीज कर सके अपना आउटपुट यानी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन दी व्हाट, एग्रीकल्चर। अब जब इन बेचारों को, जो कौन है आपके स्मॉल और ये टिलर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, गवर्नमेंट ने इनको लैंड अलॉट करा एग्रीकल्चर करने के लिए, तो इनके लिए बेनिफिट हुआ, ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया इन्होंने। अब इनके पास सर्वाइवल के लिए भी था और मार्केट में बेचने के लिए भी था, जिससे इनकी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है बेटा। और ग्रोथ किस में हुई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। चलिए सेकंड पे देखते हैं। सेकंड है आपका लैंड सीलिंग, बहुत अच्छे से देखना। अब है लैंड सीलिंग क्या था बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्सिंग दी स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, ठीक है, एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड फिक्स कर देना, विच कुड बी ओन्ड का मतलब होता है रन बाय एन इंडिविजुअल। अब जो इंडिविजुअल फार्मर्स है, जिसको हम पीजेंट, लैंडलेस लेबर बोल रहे थे, टिलर बोल रहे थे, स्मॉल फार्मर्स बोल रहे थे, उनको एक लैंड फिक्स करके दे दिया, एक लिमिट की, इतने लिमिट हम लैंड की आपको फिक्स करके दे रहे हैं। बियॉन्ड दी स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है, उसको टेक ओवर कौन कर लेगी, गवर्नमेंट। एंड विल बी अलॉटेड, और किसको दे दिया जाएगा, लैंडलेस कल्टीवेटर्स, जो उसके पास लैंड नहीं है, उन लैंडलेस वर्कर्स को दे दिया जाएगा, कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को, जिनको बोला जाता है लैंडलेस कल्टीवेटर्स होते हैं स्मॉल फार्मर्स, ताकि हेल्प हो सके क्या, प्रमोट करने में, इक्विटी इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ताकि इक्वालिटी हो सके किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, ठीक है बच्चा। समझ आ गया होगा आपको लैंड सीलिंग क्या होती है। कोई भी पूछे लैंड सीलिंग क्या है, भाई फिक्स करके दे देना एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, जो एक इंडिविजुअल खुद रन करेगा अपने लैंड को, ठीक है, खुद प्रोडक्शन करेगा उस लैंड पे, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा था, गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या है, विद अ व्यू टू reduce fragmentation, consolidation of holding was accorded। fragmentation बेटा क्या चीज होता है कि लैंड को, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। देखिए बहुत ध्यान से देखना, जैसे एक ये लैंड है,
तो एक टुकड़ा किसी का लैंड यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है जी, एक टुकड़ा लैंड का यहाँ है, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। पहला पार्ट ये याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट यहाँ है, ठीक है। अरे यार, दूसरा पार्ट यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। इस कोने में, अलग अलग कोने में पार्ट्स में लैंड का होना, ठीक है। तो क्या है, टुकड़ों में बटा होना, फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में बटा होना, एक ही जगह पे ना होके टुकड़ों टुकड़ों में होना। तो उस चीज के लिए विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, अब इस चीज को हटाने के लिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को अकॉर्ड कर दिया गया, जिसमें हाई प्रायोरिटी किस चीज को दी गई। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू अ फार्मर एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, भाई इनके यहाँ लैंड यहाँ है, इनको एक ही जगह पे ये लैंड दे दो, ठीक है बेटा। इनका यहाँ है ना, वो किसी और को अलॉट कर दो और इनको एक ही जगह पे थोड़ा बड़ा अमाउंट में लैंड दे दो। फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर, कि इधर उधर ना फैलाओ लैंड को, इनको एक ही जगह पे दे दो। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी सेव हो जाएगी बेटा। और बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेटिंग होल्डिंग। बहुत ध्यान से सुनना, 2004 तक, बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को ब्रॉट कर दिया गया था, किसमें, एक ही जगह पे, कंसोलिडेटिंग होल्डिंग। एक ही जगह, फार्मर्स के टुकड़ों में नहीं लैंड होने चाहिए, एक यहाँ है तो एक दूसरे पार्ट में, उनको एक ही जगह पे अलॉट कर देना, ताकि फार्मिंग करने में इजी हो और प्रोडक्शन भी अच्छा से हो, ठीक है। एक यहाँ जाएगा फार्मर तो एक दूसरी जगह जाएगा। इससे बेटर ये है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, एक ही जगह पर उनको अलॉट कर दो, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। एक ही जगह पर लैंड को क्या कर देना, अकॉर्ड कर देना। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ लैंड। अब रेगुलेशन ऑफ लैंड क्या है, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स पे टॉर्चर करना, इलीगल एक्सटॉर्शन करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, रेंट वर रेगुलेटेड। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट लगा दिया गया, जो किसने लगाया, गवर्नमेंट ने। जनरली दीज आर नॉट एक्सीड टू 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। अगर लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं और क्रॉप की वैल्यू जितनी भी है उसका 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। वो क्या था, रेगुलेशन ऑफ रेंट। एक रेंट फिक्स कर दिया फार्मर के लिए जो लैंड अलॉट करा, जिसकी क्या चीज होनी चाहिए, क्रॉप की वैल्यू जितनी भी होगी उससे 1/3 रेंट नहीं होना चाहिए ज्यादा। अब एक कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या हो गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रमोटेड टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रमोट कर दी गई थी ताकि बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों, अब एक बात ध्यान से सुनना, दे collectively the farmers could buy inputs at a lower price and sell their produce at a higher price। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है मिलजुल के फार्मिंग करना, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, सारे फार्मर्स कलेक्टिवली क्या करेंगे, बाय कर लेंगे इनपुट, रॉ मटेरियल लोअर प्राइस पे, और वो सेल करेंगे, जो पूरा प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा एट हायर प्राइस। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या हो गई कि अपने पैसों के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, लोअर प्राइस पे इनपुट खरीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं जितना प्रोडक्शन हो गया हायर प्राइस पे, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। वो प्रमोट करी गई थी कैसे, एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, ठीक है। कलेक्टिवली फार्मर्स क्या कर रहे थे, इकट्ठा होकर सारे फार्मर्स एक साथ इनपुट खरीद रहे थे, रॉ मटेरियल, और फिर क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन करके इकट्ठे ही क्या कर रहे थे, सामान बेच रहे थे। क्योंकि अलग अलग फार्मर्स अगर सामान बेचेंगे तो कोई कम का खरीदेगा, कोई उससे ज्यादा का खरीद लेगा, तो उन्होंने एक ही दाम रख दिया था ताकि कलेक्टिवली उनको एक अच्छा अमाउंट मिल सके, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है बेटा। अब आ गया आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर यूज हो रही थी HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले फर्स्ट पार्ट और आज मैंने सेकंड पार्ट करवा दिया, इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इन चैप्टर का इंटरलिंक है फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने जैसे बताया था ब्रिटिशर ने क्या क्या एक्सप्लॉइट करा, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया पे, तो क्या क्या हुआ उस समय पे, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। 1950 से 1990 में इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वही चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, अच्छे से पढ़ना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स हैं और एक एक नोट्स लिखे हुए हैं, और जल्दी से जाके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।